आज हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो है उसका नेक्स्ट फेज़ पढ़ेंगे। लास्ट फेज़ में मैंने आपको हिंदू रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ाया था। आज हम जो है वो दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे। दयानंद सरस्वती जो थे वो एक फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल लीडर थे एंड फाउंडर ऑफ आर्य समाज थे। इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये जो थे ये बॉर्न हुए थे 12 फरवरी 1824 को टंकारा एरिया ऑफ गुजरात। इससे पहले जितने भी हमने रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा है वो बंगाल में बॉर्न हुए थे, लेकिन ये जो दयानंद सरस्वती थे ये टंकारा एरिया ऑफ गुजरात में इनका बर्थ हुआ है। इनके जो फादर थे उनका नाम था कृष्ण जी लाल जी कपाडिया, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। इनकी जो इनिशियल एजुकेशन थी वो इन्होंने संस्कृत में और वैदिक पढ़ाई की थी, और उसके बाद कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए थे इनकी लाइफ में, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, जिसके बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इनकी एक सिस्टर थी, जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनको कुछ ऐसा फील होने लगा कि लाइफ का क्या मकसद है, क्यों हम पैदा होते हैं, क्यों हम मरते हैं। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेके इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और 25 इयर्स तक एज ए एस्थेटिक ही वॉज ए एस्थेटिक वंडरर फॉर 25 इयर्स तक ये घूमते रहे, हिमालयाज़ में भी गए, बहुत जगह पे गए कि लाइफ क्या है, किस तरीके से लाइफ का जो हमारी जो लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, इस चीज़ को लेके ये सोचते रहे, रिलीजन के बारे में ये सोचते रहे। लेकिन फाइनली इनकी जो जर्नी है, जो इनकी जो एस्थेटिक जर्नी है, वो एंड होती है मथुरा में, जब इनको इनके स्पिरिचुअल गुरु मिलते हैं जिनका नाम था व्रजानंद दंडीशा। व्रजानंद दंडीशा से जब वो मिले तो तब इनके जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो व्रजानंद जो थे उन्होंने उनके पूरे आंसर्स इनको किए। वो क्या क्वेश्चंस क्या थे इनके माइंड में? इनके क्वेश्चंस थे माइंड में हिंदुइज्म को लेके, क्योंकि एक एपिसोड मैं आपको बताती हूँ कि ये जब बहुत छोटे थे तो इनकी जो फैमिली थी वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, और ये जो शिवरात्रि का एक फास्ट होता है हिंदूज़ में, शिवरात्रि में फ़ास्ट रखा जाता है, तो उस दिन इन्होंने भी फास्ट रखा था। और ये कहते हैं कि एक उसके जो ऑफरिंग्स थे, जो भगवान को चढ़ाने वाले ऑफरिंग्स थे, वो रात को जो है वो जब मंदिर में रखे गए तो ये वहाँ पे रुक गए, तो इन्होंने देखा कि कुछ रैट्स, कुछ चूहे जो हैं वो उसको खा रहे थे और आइडल के पीछे जाके छिप रहे थे। तो जब सुबह होती है तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये जो ऑफरिंग्स थी वो भगवान ने खाई हैं। तो वहीं से इनकी जो रेशनल थिंकिंग थी वो स्टार्ट हो गई कि भाई मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि उसको रैट्स ने खाया, उनको चूहों ने खाया। तो दैट मीन्स इनके माइंड में ये हो गया कि आइडल वर्शिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशन की तरफ लेके जाता और कुछ नहीं। तो यही रीज़न था कि इनके माइंड में रिलीजन को लेके बहुत से क्वेश्चन थे, और उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो था वो उनके गुरु व्रजानंद ने किया, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि रिलीजन जो है, हिंदू रिलीजन जो है, उसका एक बहुत ग्लोरियस पास्ट है, और वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है वेद से, और वेद जो है वो बेसिकली ट्रू हिंदुइज्म की बात करता है। तो इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो रीइंस्टेट करेंगे पोजीशन ऑफ वेद को इन द सोसाइटी, वापस से वो रीइंस्टेट करेंगे। इस प्रॉमिस के साथ दयानंद सरस्वती जो थे वो अपनी लाइफ में आगे निकले, और उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, रीइंस्टेट करने, वैदिक नॉलेज को रीइंस्टेट करने के लिए उन्होंने बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 10 अप्रैल 1875 में, बॉम्बे में इसको एस्टैब्लिश किया था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ईयर से भी लेके, और इसका जो प्लेस था जहाँ पे एस्टैब्लिश किया था उसको भी लेके। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इवल प्रैक्टिसेस को इंडियन सोसाइटी से पूरी तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये जो इवल प्रैक्टिसेस है यही रिलीजन को क्या करती है, करप्ट करती है। और वो इवल प्रैक्टिसेस क्या थी? चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम और पॉलीगैमी के इन्होंने ओपनली अगेंस्ट बोला। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना है ऑन लाइन्स ऑफ वेद्स। इनका ये मानना था कि वेद जो हैं उनकी नॉलेज जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, तो उसी के लाइन्स पे हमने इंडियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जितने भी बाकी रिफॉर्मिस्ट थे वो हिंदूज़ की बात करते थे,
लेकिन जो दयानंद सरस्वती थे ये इंडियन सोसाइटी एज ए होल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने रिलीजन को कभी हिंदूज के साथ एसोसिएट करके नहीं देखा। उनको ये लगता था कि अगर वेदा की नॉलेज, वैदिक नॉलेज अगर पूरे वर्ल्ड को आ जाएगी तो ये वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ से सुपरस्टिशन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की इनकी सोच थी। वो आगे आगे जब मैं आपको रिलीजियस कंट्रीब्यूशन बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। यानी यहाँ पे ये सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रही, ये इंडियन सोसाइटी में चाहे कोई भी रिलीजन हो। फिर उसके बाद इन्होंने बात की कि आर्य समाज को बोला जाता था नोबल सोसाइटी। आर्य का मतलब होता है नोबल, कि इसके जो आइडियाज़ है उसको हर जगह स्प्रेड करना है। तो दैट मीन्स कि आर्य समाज के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले इवल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना, वैदिक लाइन पे सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना, और जो आर्य समाज के आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि आर्य समाज को जो है वो आर्य समाज के अंडर इन्होंने कुछ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए। 10 प्रिंसिपल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए कि जो भी इस समाज का पार्ट बनेगा उनको ये 10 प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सारे प्रिंसिपल्स तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, जो मेन है उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ वेदा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी आर्य समाज का पार्ट बनेगा उसको वेद्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी नॉलेज को जो है वो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपोजिशन टू आइडल वर्शिप। इनको ये लगता था कि आइडल वर्शिप जो है वो सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन फैलाता है, इसीलिए जो भी आर्य समाज का पार्ट बनेगा वो आइडल वर्शिप नहीं करेगा। इसके रीज़न क्या, आइडल वर्शिप का क्यों इन्होंने इसको नहीं करने के लिए बोला था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जो शिवरात्रि वाला एपिसोड है। और अगर, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी रिलीजियस पर्सन या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन पूजा नहीं करेगा, तो पूजा करेंगे कैसे, वर्शिप करेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा मोड ऑफ वर्शिप होगा रेसिटेशन ऑफ वैदिक मंत्रास। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो बोलते हैं उसको क्या है, इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ मंत्रास, ठीक है। तो इसमें कुछ 1028 हिम्स हैं, हिम्स मतलब मंत्रास हैं। तो इन्होंने कहा कि उसी की रेसिटेशन की जाएगी। उसके बाद रेसिटेशन के बाद हवन्स और यजन्स किए जाएंगे। हवन्स पे इन्होंने बहुत फोकस किया। इन्होंने कहा कि हम एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे, उसकी जगह हम हवन और यजन्स करेंगे। और कुछ सोशल प्रिंसिपल्स भी इन्होंने डाले। ये तो थे रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या थे आर्य समाज के, कुछ सोशल प्रिंसिपल्स भी आपको फॉलो करने। वो क्या है, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना है, अपोजिशन करना है चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी का, और प्रोपेगेशन करना है हिंदी एंड संस्कृत का। तो इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए गए। यानी अगर आपको कभी भी आर्य समाज पे क्वेश्चन आता है तो आप जब भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप आर्य समाज की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में लिख सकते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिख सकते हैं, फिर आर्य समाज के प्रिंसिपल्स के बारे में लिखो, और फिर आप आर्य समाज की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखो, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। तो अब इनकी रिलीजियस कंट्रीब्यूशन आर्य समाज की या फिर दयानंद सरस्वती जिनकी रिलीजियस कंट्रीब्यूशन क्या थी, सबसे पहले इन्होंने हिंदुइज्म को सिंप्लीफाइड किया, ठीक है। इससे पहले आप देखो जितने भी रिफॉर्मर्स थे वो हिंदुइज्म की इवल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा पूरे हिंदुइज्म को ही सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड कैसे करना है कि कम्प्लेक्स रिचुअल्स को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, एनिमल सेक्रीफाइसेस को डिस्कार्ड करना है, और आइडल वर्शिप को नहीं करना है। नेक्स्ट, इन्होंने मेड हिंदूज कॉन्शियस अबाउट देयर ग्लोरियस पास्ट, कि हिंदूज को ये रियलाइज करवाना है कि उनका जो पास्ट था वो बहुत ग्लोरियस था, और वो कैसे करना है, टॉट देम सुपीरियर वैल्यू ऑफ वैदिक नॉलेज, कि वैदिक नॉलेज की जो सुपीरियर वैल्यूज है वो लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि इनको लगता था कि वेद जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ हैं। वेद जो है वो सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करते, वेद जो है वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सफेयर की बात भी करते हैं। तो इसलिए इनको लगता था कि ये अल्टीमेट बुक है, अगर कोई ये पढ़ लेता है तो उसकी नॉलेज जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और सोसाइटी में जो सुपरस्टिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको लेके एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दयानंद सरस्वती ना, जब उनको ये एनलाइटनमेंट हुई थी या उनको जब पता चला था रिलीजन के बारे में, तो वो वाराणसी में गए थे और वहाँ पे उनकी एक
एक डिबेट कंपटीशन जैसे आज हम बोलते हैं वैसा कुछ था, जिसमें बहुत से स्कॉलर्स थे और 50,000 लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे एक क्वेश्चन पे डिबेट हो रही थी कि क्या वेद जो है वो आइडल वर्शिप के बारे में वहाँ लिखा है या नहीं। इसको लेके एक डिबेट थी जिसमें वो फर्स्ट आए थे और वो जीत गए थे वो डिबेट। वहाँ पे बहुत से स्कॉलर्स थे, बहुत से रिलीजियस पंडित भी थे, लेकिन ये डिबेट वो जीत गए थे ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि हाँ वेद जो है वो आइडल वर्शिप के बारे में नहीं बोलते हैं। इस तरीके की कोई डिबेट थी, ठीक है। तो मतलब इस हिंदू रिलीजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है उसमें चेंजेस लाने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि एबॉलिश रिलीजियस इवल प्रैक्टिसेस में आपको बता चुकी, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे ऐड ऑन किया है कि इन्होंने आइडिया ऑफ हेल एंड हेवन, इनको ये लगता था कि हमें जब ये सिखाया जाता है कि आप अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाओगे और नर्क में जाओगे वाली थ्योरी जो है, इन्होंने उस थ्योरी को भी क्या किया, डिस्कार्ड किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वर्ग और नर्क सब कुछ क्या है, इस लाइफ में ही होता है, धरती पे ही होता है सब कुछ। और इन्होंने पिलग्रिमेजेस, ये वहाँ पे भी जाने को क्या करते थे, मना करते थे। इसके अलावा इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट एक स्टार्ट की थी जिसको शुद्धि मूवमेंट कहते हैं। शुद्धि मूवमेंट क्या था, इनको ये लगता था प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजन क्या, कि अगर कोई दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है तो वो वापस रिकन्वर्ट। देखो शुद्धि मूवमेंट दो चीज़ों पे फोकस करती है, एक करती है रिकन्वर्जन और एक करती है कन्वर्जन पे। क्या मतलब है इसका, रिकन्वर्जन का मतलब है कि जो भी लोग क्रिश्चियन या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं वो दोबारा से क्या आ जाए, हिंदुइज्म में आ जाए। दूसरा कन्वर्ट मतलब कि जो भी बाकी और रिलीजन या इस्लामिक या कोई भी क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या जैनिज़ है वो हिंदू बनना चाहते हैं तो वो हिंदू बन सकते हैं। यानी ये कन्वर्शन की भी बात करते थे शुद्धि मूवमेंट में और रिकन्वर्शन की भी बात करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की रिलीजियस पार्टिसिपेशन या रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी वो दयानंद सरस्वती की थी। इसके बाद आता था सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से अपोज किया। इनसे पहले रिफॉर्मर्स भी कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, लेकिन इन्होंने इस अपोजिशन को ख़त्म करने अपोजिशन के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की अपने समाज में, आर्य समाज में। वो क्या थी, इंटरकास्ट मैरिजेस। ये इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते थे, इंटर डाइनिंग को प्रमोट करते थे और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बोलते थे। इन्होंने बहुत से शूद्रास और अनटचेबल्स को आर्य समाज का मेंबर बनाया ताकि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से इंडिया से क्या कर सके, एबॉलिश कर सके, ठीक है। उसके बाद आ गया सोशल रिफॉर्म। एज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट इन्होंने फीमेल एजुकेशन की बहुत बात की है, इनजस्टिस अगेंस्ट वीमेन की बहुत बात की है। उसके लिए इन्होंने कहा कि जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस है उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनको ख़त्म करने की बात की गई, इक्वल राइट्स देने की बात की गई और एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने अमंग फीमेल्स। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ इन्होंने की कि सोसाइटी को सुधारने के लिए इन्होंने बोला, एक स्लोगन दिया दैट इज़ बैक टू वेद। बैक टू वेदास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बैक टू वेदास का स्लोगन किसने दिया। इस स्लोगन का जो मेन मकसद था वो ये था कि वैदिक नॉलेज, वैदिक ट्रू नॉलेज, हाईएस्ट वैल्यू को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना कहाँ पे, इंडियन सोसाइटी। मैं बार बार इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं हिंदू सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं करते थे, ये हिंदुइज्म के जो इवल प्रैक्टिसेस है उनकी बात भी करते थे, इस्लाम की बात भी करते थे, क्रिश्चियंस की बात भी करते थे, बुद्धिस्ट की बात भी करते थे और जैनिस्ट की बात भी। वो क्या बोलते थे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए ओपनली सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स के अगेंस्ट बोला, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो ब्राह्मण्स की जो मोनोपोली है संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। संस्कृत एक लैंग्वेज ऐसी है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो ब्राह्मण्स मोनोपोली है स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो भी ख़त्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से सोसाइटी में इन्होंने क्या लाए थे, रिफॉर्म लाए थे। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सोसाइटी में, वो ये चाहते थे यूनिवर्सलिज्म ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब ये यूनिवर्सलिज्म ऑफ ऑल रिलीजन्स क्या है, इनको ये लगता था कि हर रिलीजन में कोई ना कोई फ्लॉ है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे वो जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है। तो इन सब को किस लाइन पे चलना चाहिए, ऑन द लाइन्स ऑफ वेदास।
एंड दैट लाइन शुड बी ए यूनिवर्सल, कि एक ही यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऑन द लाइन ऑफ वेदास। और ये चीज़ जो है वो इन्होंने बड़ी बार जो है वो प्रूव भी किया है। इनकी आई डोंट रिमेंबर, इनका जो 6th प्रिंसिपल था आर्य समाज का वो यही था कि हम सिर्फ फ्यू पीपल यानी फ्यू हिंदूज को जो है वो वेदास की लाइन पे नहीं चलाना चाहते, हम होल वर्ल्ड को जो है वो वेदास की लाइन पे चलाना चाहते हैं। तो इसको लेके दयानंद सरस्वती को बहुत क्रिटिसिज्म भी सहने को मिला था फ्रॉम हिंदू सोसाइटी, फ्रॉम इस्लामिक सोसाइटी, फ्रॉम क्रिश्चियंस, हर जगह से इनको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि इनकी अप्रोच जो थी वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी रिलीजन को लेके। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद आते हैं इनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए थे। गुरुकुल्स हरिद्वार में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। गुरुकुल्स का मतलब है रेजिडेंशियल स्कूल्स जहाँ पे वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी। उसके बाद इन्होंने कन्या गुरुकुल्स का मतलब है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन्होंने स्कूल स्टार्ट किए थे और डीएवी स्कूल्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, दैट इज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स जहाँ पे वैदिक और मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी, और डीएवी कॉलेजेस भी जो थे वो इन्होंने स्टार्ट किए थे। इसके बाद आता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इससे पहले मैंने आपको बहुत से स्कॉलर्स के बारे में बताया, बहुत से सोशल रिफॉर्मिस्ट के बारे में बताया कि उन्होंने इनडायरेक्टली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात किया, बट दयानंद सरस्वती ने डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दी थी। कैसे दी थी? सबसे पहले इन्होंने नेशनलिज्म, जो हम वर्ड पढ़ते हैं ना कि नेशनलिज्म, आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद इंडिया में नेशनलिज्म आ गया, तो वो इन्होंने ही, इनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवोकेट किए कुछ टर्म्स जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की तरफ हमें जो है वो बताते हैं। जैसे ये ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड स्वदेशी, यानी इन्होंने ब्रिटिश मेड गुड्स को बाइकआउट करने के लिए कहा और स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए कहा। यूज द टर्म स्वराज के बाद इन्होंने की कि एक रूल होना चाहिए ऑन लाइन ऑफ वेदास, लेकिन ये जरूर बोला कि स्वराज तो होना चाहिए लेकिन किसकी लाइन पे? वेदास की लाइन पे। नेक्स्ट इन्होंने रिकग्नाइज किया हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। ये अपनी थ्रू आउट लाइफ ये बोलते रहे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया था। तो इस तरीके से पॉलिटिकली बहुत डायरेक्टली इन्होंने जो है उसको कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आता है इनका असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थी ना, इस पॉलिटिकल जो इनका जो रोल था उससे बहुत लोग जो थे वो इंस्पायर्ड थे। खासकर जो कांग्रेस के विदिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। जैसे लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर। अच्छा, अगर हम रेडिकल ग्रुप की बात करें, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसमें से अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट जो बिल्कुल मॉडरेट तरीके से रहते थे, लिबरल्स थे जैसे महात्मा गांधी, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे आर्य समाज से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनके असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो दयानंद सरस्वती क्योंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे और रिलीजन, बाकी रिलीजन्स के ओपनली अगेंस्ट बोलते थे, इनफैक्ट हिंदुइज्म के भी अगेंस्ट बोलते थे, तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत से अटैम्प्ट्स किए गए, इनको बहुत ज़्यादा असैसिनेट करने की कोशिश की, लेकिन हर अटैम्प्ट जो था वो फेल रहा। लेकिन लास्ट में 1883 में महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह सेकंड ने इनको इनवाइट किया था और ये उनके गेस्ट थे। जब ये अपने रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे थे तो एक डांसर थी वहाँ पे जिनका नाम था नन्ही जान, तो उसका डांस चल रहा था, तो राजा वो सब देख रहे थे। तो दयानंद सरस्वती ने राजा से कहा कि अगर आप आर्य समाज में आना चाहते हो तो आप नोबल हो, आप नोबल कार्य भी करो, आपके जो डीड्स है वो भी नोबल होने चाहिए। इस वजह से उन्होंने जो नन्ही जान को बोल दिया था कि इसको जाने को बोल दिया जाए, तो नन्ही जान को वो अपनी इंसल्ट लगी। इसकी वजह से उसने एक कॉन्स्पिरेसी किया क्या की कि दयानंद सरस्वती के जो कुक थे जिनका नाम था जगन्नाथ, उनको बोला कि वो ग्लास पाउडर जो है वो मिक्स कर दे उनके मिल्क में। जो दयानंद सरस्वती ने वो ग्लास पाउडर वाला मिल्क जो था वो पी लिया था। उसके बाद उनकी जो हालत थी, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, उनका बहुत सा इलाज भी करवाया था इनफैक्ट जसवंत सिंह ने, लेकिन फाइनली अजमेर में उनको भेजा गया था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ के बाद
उनकी जो एशेस थी उसको ऋषि उद्यान, वहीं पे अजमेर में एक एरिया है ऋषि उद्यान, वहाँ पे स्कैटर्ड कर दिया जाता है और वहाँ पे हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है और वहाँ पे एक मेला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं अरुआ समाज मेला। हर साल वहाँ पे इनकी डेथ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। तो ये सब जो था वो दैट वाज अबाउट दयानंद सरस्वती। अगर आपको दयानंद सरस्वती के कंट्रीब्यूशन के बारे में आता है या फिर आर्य समाज के कंट्रीब्यूशन में आता है तो ये सारी कंट्रीब्यूशन जो हैं आप अलग अलग जो है वो लिख सकते हैं। तो इससे लेके अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं तो आप प्लीज़ हमारे पेज पे दे दीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन इंडिया, वो आप लिख के हमारे पेज पे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।